डेट में हम लेसन 19 वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। तो हम लोगों ने बहुत हद तक पढ़ चुके थे कि क्या क्या घटनाएं घटती हैं। ठीक है, जैसे ताजमहल का जो ऊपर का जो तरीका है लेयर उजला से कैसे हो जाता है पीला हो गया, ये क्यों हो गया, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग पढ़ रहे थे CFC गैस के बारे में। जो CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये सूर्य का प्रकाश से अभिक्रिया करके क्लोरीन निकाल देता है। जब ये क्लोरीन बना देता है तो क्लोरीन क्या करता है, सो ओजोन लेयर को मतलब ख़त्म करते जा रहा है, पतला करते जा रहा है, डिप्लेशन करते जा रहा है, जिससे कि प्रॉब्लम होते जा रही है और परावैंगनिक किरण रुक नहीं पा रही है, स्किन की कैंसर बढ़ते जा रहा है। तो ये सब हम लोग पढ़े थे और हम लोग ओजोन गैस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये ओजोन लेयर किस लेयर के बीच में है, तो आप सबसे पहले समझिएगा ये है ट्रोपोस्फेयर, ये है आपका ट्रोपोस्फेयर और ये आपका है स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब अगर हिंदी में की बात करें तो ट्रोपो को बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्या बोलते हैं इसको, क्षोभ मंडल, और इसको बोलते हैं समताप मंडल। तो ये दोनों लेयर के बीच में ये पाई जाती है ओजोन लेयर, जिसकी सूत्र होती है O3। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हम लोग ओजोन लेयर के बारे में जान रहे थे। ठीक है, देखिए O2 कहेंगे तो ये हो गया ऑक्सीजन गैस का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। लेकिन यही अगर O3 कह देंगे तो ये हो जाएगा ओजोन का रासायनिक सूत्र। ठीक है, देखिए हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए थे कि CFC गैस जो है ये क्लोरीन में बन जाता है। क्लोरीन बनने के बाद क्लोरीन का एक परमाणु जो है वो 1,00,000 ओजोन को नष्ट करता है। सोचिए, एक वो क्लोरीन जो है सो ऐसा ओजोन 1,00,000 ओजोन को ख़त्म कर देता है, जिससे कि ओजोन के आवरण में छिद्र हो गया है। और आपने इसके बारे में सुना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपने ओजोन के बारे में सुने हैं जो कि छिद्र हो रहा है? तो हम बता सकते हैं कि हाँ सुने हैं, क्योंकि ये ओजोन लेयर जैसे ही छिद्र हो जाएगा तो इसमें अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, जो परावैंगनिक किरणें हैं, सीधे धरती के धरातल पर पहुंचेगी और सभी को चमड़े की बीमारी होना शुरू हो जाएगा, जो स्किन कैंसर का शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यानी ये ऑक्सीजन का कितने परमाणु इसमें है, 3 परमाणु, और इसे ही सही हमारा बना है ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला है वो। इसका निर्माण वायुमंडल के ऊपरी परत में परावैंगनिक प्रकाश द्वारा और बिजली के चमक द्वारा ऑक्सीजन गैस के टूटने से होता है। कहते हैं किसके टूटने से होता है, तो वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसमें परावैंगनिक किरणें जब प्रकाश उसमें आती है तो वो और बिजली की चमक दोनों जब आती हैं तो ऑक्सीजन जो होता है उसमें क्या होता है, गैस को टूट जाता है। ऑक्सीजन जो गैस थे O3 ये टूट जाती है और निर्माण हो जाती है ओजोन गैस का, ओजोन लेयर का, यानी ओजोन गैस का। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक लोचदार कवच बनाती है, जिससे समुद्री सतह के वायुमंडलीय दाब तक लाया जाए तो यह केवल कुछ मिलीमीटर का ही बचेगी। कह रहा है किसको बनाया तो जाता है, ठीक है, कि ओजोन गैस को ऑक्सीजन गैस के टूटने से। ओजोन परत जो होता है पृथ्वी के चारों ओर होती है और वो एक कवच के जैसा बनाती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक ट्रेन अगर जाए और दूसरे ट्रेन पीछे से आए तो ये दोनों आपस में बिना ड्राइवर के भी रुक जाती है, ये किस वजह से होता है, तो इसमें लगा जाता है सेंसर। उस सेंसर का नाम है कवच। क्या नाम है सेंसर का, कवच। तो कवच होता क्या है, तो कर्ण होते हैं ना, जो हम लोग महाभारत देखते थे तो महाभारत में एक होते हैं कर्ण, तो कर्ण के पास भी एक कवच होता है कि अगर ये कवच उनके पास है तो कोई भी उसे मार नहीं सकता है। तो वही है कि लोचदार कवच बनाती है कौन, ओजोन, किसके, पृथ्वी के चारों तरफ, जिसे समुद्री सतह के वायुमंडलीय दाब तक लाया जाए तो यह केवल कुछ मिलीमीटर का ही बचेगा, ज़्यादा नहीं बचेगा, इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है। यह जानकारी हमें 1970 के शुरुआती वर्षों में हुई थी। ये कब हुई थी, 1970 के शुरुआती वर्ष में ये पता चला था कि ओजोन लेयर भी उसमें है और वे हम वायुमंडलीय दाब तक उसको अगर लाते हैं, वायुमंडलीय दाब तक यानी एक ATM तक लाते हैं तो ये केवल कितना दूर तक जा सकती है, कुछ मिलीमीटर ही जा सकती है। मिलीमीटर मैं बता रहा हूँ 10⁻³ मीटर में।
ओजोन की क्षति से परावैंगनिक किरणें सीधे पृथ्वी पर वृद्धि होगी, यानी पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ेगी, जिससे चमड़ी का कैंसर और उसके संक्रामक रोग मोतियाबिंद मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ओजोन परत के क्षीण होने की प्रक्रिया को रोकने का प्रयास में ओजोन फ्रेंडली तकनीकें खोजी जा रही है। जैसे जहाँ पर हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते थे, यानी यहाँ से हो गया क्लोरो, यानी क्लोरीन यहाँ से मिलता था, और यहाँ से फ्लोरीन और यहाँ से कार्बन। लेकिन अब कह रहा है कि ऐसा करते हैं कि अगर ये क्लोरीन रहे ही नहीं तो ये सूर्य का प्रकाश को यूज करने के बाद भी क्लोरीन गैस निकलेगा नहीं, और क्लोरीन गैस निकलेगा नहीं तो ओजोन को ये बर्बाद नहीं करेगा। तो ये कह रहा है कि अगर हम फ्लोरीन और कार्बन के मिला करके ही अगर हम लोग कुछ ऐसा गैस बना दें जो कि हमको आगे फ़ायदा हो, जिससे कि क्लोरीन ना निकले, और क्लोरीन ना निकलेगा तो ओजोन लेयर में छेद नहीं होगा, जिससे कि हमारे धरती पर परावैंगनिक किरणें डायरेक्टली नहीं पहुंचेगी, और जब नहीं पहुंचेगी तो कैंसर होने की खतरा भी घट जाएगी। तो ये कह रहा है CFC के उपयोग को कम किया जा रहा है, और नए खोज के तहत क्लोरीन रहित, यानी क्लोरीन को छोड़ करके महंगे फ्लोरोकार्बन विकसित किए जा रहे हैं, यानी सिर्फ फ्लोरोकार्बन यानी F और C विकसित किए जा रहे हैं। इस दिशा में सभी देशों का समयबद्ध और योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाने होंगे, जो वायुमंडल में क्लोरीन की मात्रा को कम करेंगे और ओजोन परत को नुकसान कम होंगे। यानी कि कम पहुँचे, ऐसा भी सभी लोग देश मिलकर के क्या करेंगे, काम करेंगे इस पर। कहता वायुमंडल में इन ढेर सारी गैसों के अलावा ऐसे ठोस पदार्थ भी होते हैं जो गैसों में मिलकर तैरते रहते हैं, ये कणिकाएं कहते हैं। जैसे गैस तो ठीक है, हवा में गैस अलग अलग गैस मौजूद है, लेकिन हवा में उड़ते उड़ते कुछ ठोस पदार्थ भी रहते हैं, जैसे धुलकन हो गया, ये सब रहते हैं। तो ये सब जो रहते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं कणिकाएं। क्या बोलते हैं, कणिकाएं। इन कणिकाओं का व्यास 0.02 से 100 माइक्रोमीटर तक। देखो 1 माइक्रोमीटर अगर कहते हैं तो ये 10 के पावर -6 मीटर में होता है, यानी 1 का 1 लाख भाग 6 गुजे 10 लाख भाग होता है। ठीक है, कितने होते हैं, 10 लाख भाग होते हैं। ये किस में होते हैं, तो 1 मीटर में, समझ लीजिए। तो 1 मीटर अगर इतना बड़ा, इसको 10 लाख बांटेंगे तो 1 माइक्रोमीटर होगा, तो उसको कहता है 0.02 से 100 माइक्रोमीटर तक इसका व्यास रहता है। यानी बहुत छोटी आकृति होती है। ये अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहने से दृश्य को घटाते हैं, यानी कि देखने का प्रदर्शित घटाते हैं, हम जल्दी इसको देख नहीं पाते हैं, धुंध पैदा करते हैं। ये कहाँ पर ऐसे प्राप्त होते हैं, तो ये इस्पात निर्माण, खनन, ताप विद्युत संयंत्र से, सीमेंट उद्योग से निकले प्रदूषक होते हैं, और यहाँ पर ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कौन, कणिकाएं। क्रियाकलाप नंबर अब 3 में बना करके लाएंगे। कहता है आप अपने इलाके का सर्वेक्षण कीजिएगा, आप हवा में क्या क्या अवलोकन एवं अनुभव करते हैं। इसके बारे में को पूछा गया कि अब हवा में जब चलते हैं, आप लोग बाहर जाते हैं, तो हवा में क्या क्या आप लोग अनुभव करते हैं, क्या इसमें मिला हुआ है और क्या नहीं। जिसके कारण से हवा प्रदूषित होती है, किस कारण से, जिसको हम लोग अवलोकन करेंगे किस वजह से हवा प्रदूषण करता है। हवा में मिलने वाले वह पदार्थ जो हवा को दूषित करता है वह क्या कहलाता है, वायु प्रदूषक। हवा में मिलने से जो हवा क्या हो जाए, प्रदूषित हो जाए, उसको क्या कहते हैं, वायु प्रदूषक। आप हवा में उड़ने वाले धुएं को क्या कहेंगे। इस तरह बहुत तरह के ऐसे पदार्थ हैं जो हवा में नजर आते हैं, उसकी एक तालिका बनाइए जिसमें वायु प्रदूषक, उनके स्रोत और प्रभावी की चर्चा हो। ठीक है, तो ये से धूलकन वाला हम ले सकते हैं, इसको भी बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये सब क्या है, प्रभाव बहुत ज़्यादा है कि धुलकर हमारे नाक में चले जाए तो अंदर लंग्स में बैठ जाएंगे, और जिससे कि हमारा लंग्स का भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फिर हम लोग फूल को क्या करते हैं, लेते हैं तो हम पूरा एकदम जोरदार सूंघते हैं। ये भी हम लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूल के जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये हम फूल छाप रहे हैं, ठीक है, अब फूल जब छापेंगे तो इसके यहाँ पर ऐसे करके निकले हुए रहते हैं बहुत सारे,
तो ये वाला जो रहता है ना, इसको कहते हैं परागकण। क्या बोलते हैं इसको? परागकण। अब ये परागकण जो होते हैं ना, ये होते हैं दाना के जैसा। अब मान लिया कि सूंघे और ये वाला चला जाए अंदर, शरीर के कहाँ चल जाए? अंदर, हवा के साथ साथ। तो ये क्या होता है ना, इससे हमारा दमा रोग हो सकता है। क्या कैसा रोग हो सकता है? दमा रोग। दमा रोग में ज़्यादा खांसी आने लगते हैं। इस प्रकार वायु में मिलने वाली बहुत बहुत सारी जहरीली गैसें होती हैं जो जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। क्या आप अम्लीय वर्षा के बारे में जानते हैं? तो आप ज़रूर जानते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में, जिसका आपका जीता जागता उदाहरण क्या है? तो आपका ताजमहल। क्रियाकलाप अनुसार क्या आपकी कक्षा में डस्टलेस चॉक का इस्तेमाल होता है? डस्टलेस चॉक यानी कि ऐसा चॉक जो कि अगर लिखा है तो उसको से डस्ट ना उड़े। तो हम बोलें कि हम लोग के स्कूल में ऐसा कहाँ प्राप्त होता है? एकदम जो मिलता है लोग, जो चॉक, वो चॉक को लोग ला करके रख देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या चीज़ है? डस्टलेस यानी कि जिसमें गर्दा ना उड़े ऐसा चॉक हमको लाना चाहिए था, बट ऐसा कहाँ कोई लाते हैं। कहता है कि अम्ल वर्षा। तो ताजमहल और अम्ल वर्षा में क्या संबंध है, इसको बारे में अभी हम लोग देखते हैं। कहता है हमारा ताजमहल दुनिया में प्रसिद्ध है, बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्शाया गया है। आपको भी कभी मौका लगे तो ज़रूर आगरा जाइएगा, किंतु इस विशाल एवं भव्य इमारत की सफ़ेदी खत्म हो रही है। पहले बहुत ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन आज सफ़ेदी इसकी क्या हो रही है? खत्म हो रही है। यह चिंता का विषय बन चुका है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा का तेल शोधक कारखाना है। मथुरा में क्या है? तेल शोधक कारखाना। कहाँ पर है? मथुरा में, जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। प्रतिदिन 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल को देता है। सोचिए, प्रतिदिन 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायुमंडल को देता है। कौन? यही मथुरा का जो तेल शोधक कारखाना है वहाँ से। इसी कारण आगरा के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी तेल शोधक कारखाने से निकलते हैं। ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी तेल शोधक कारखाने से निकलते हैं। वायु में ये जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं। सल्फर से क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 बना लेते हैं, और HNO3 बना लेता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। ये वर्षा के जल अम्लीय बना देते हैं। ये वर्षा के जल को क्या करते हैं? अम्लीय बना देते हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ताजमहल संगमरमर या चूना पत्थर का बना है। वर्षा जल में उपस्थित अम्ल संगमरमर या चूना पत्थर से क्रिया करके ताजमहल की दीवारों एवं गुंबज का क्षरण कर रहा है। क्षरण का मतलब धीरे धीरे इसको काट ढा रहा है। इसकी सफ़ेदी फीकी पड़ रही है। इसे वैज्ञानिकों ने संगमरमर कैंसर या स्टोन कैंसर भी नाम दिया है, जो धीरे धीरे खराब हो रही है। ठीक है, अब तो राजस्थान में नए नए उर्वरक कारखाना भी लगे हैं, जिससे संभवतः ताजमहल की ओर अधिक क्षति हो रही है। अच्छा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ मानक तैयार किए गए हैं जो ताज की सुरक्षा में अपेक्षित कदम होगा। बहुत सारे